एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5 लेके आई हूँ, जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, मतलब कि पहले का जो समय था उसमें कैसे राजा चुने जाते थे, कैसा रिपब्लिक सिस्टम था। जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिपब्लिक दिया हुआ है वही कंसेप्ट था या उससे अलग था। तो हम देखते हैं कैसे कैसे होता था, पहले का जो राजा का चुनाव था वो कैसे होता था। तो वही दे रखा है कि हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, कैसे बनते थे। तो हमने पढ़ा था, हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वो 3500 साल के आसपास का टाइम था ऋग्वेद का। ठीक है, तो उसमें जो राजा दे रखे थे वो अलग किस्म के होते थे कि आराम अपने आप जैसे लोग क्या करते थे, बैठ के और युद्ध के लिए किसी एक को सरदार चुन लेते थे। उस टाइम के जो राजा होते थे ना तो उनके पास महल होते थे, ना उनके पास बड़ी बड़ी आर्मी होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद का जो टाइम आया है, लेटर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, तो जो राजा का जो सिस्टम होगा वो अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद 3000 के आसपास का ये समय दे रखा है जो लेटर वैदिक काल में रहेगा, जिसमें जो बाद के तीनों वेद जो है, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना की गई थी। ठीक है, तो उसमें दे रखा है कि भाई अश्वमेधा, ठीक है, अश्वमेधा जिसमें कि हॉर्स को सेक्रीफाइस किया जाता था, ये रस्म चलती थी। राजा अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। ठीक है, उसमें क्या करता था, घोड़े को एक साल के लिए छोड़ देता था और उसके कुछ राजा के योद्धा उसके साथ रहते थे। जो भी दूसरा जो राजा है, कोई दूसरे जो इलाके का राजा रहता था, अगर किसी को अपने मतलब उस घोड़े को रोकना है तो वो राजा के जो योद्धा थे उसके साथ उसको लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, अगर नहीं रोक रहा तो वो ऑटोमेटिकली ये माना जाता था कि उसने भाई उस राजा को जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसको शक्तिशाली मान लिया है। ठीक है, तो ये सिस्टम था अश्वमेध यज्ञ का। उसके लिए प्रॉपर फिर एक साल बाद आयोजन किया जाता था, हवन का जो आयोजन किया जाता था, उसमें जिस जिस राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है वो उसमें आते थे, उस राजा को गिफ्ट वगैरह देते थे। ठीक है, और वो उसको शक्तिशाली मान लेते थे। ठीक है, तो मेन क्या था कि भाई अश्वमेध यज्ञ से क्या हो जाता था, राजा का चुनाव होता था, पावरफुल राजा का। ये सारा लेटर वैदिक काल का है जो वो मैंने बताया है। ठीक है, उस टाइम पे 4 वर्ण थे। ठीक है, लोग हैं जो, ये ऋग्वेद में क्या था कि लोगों के काम के हिसाब से अलग अलग तरह के होते थे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट के 3 वेद जो आए हैं उसमें लोगों को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, 4 वर्ण बोले गए हैं उसको। वो है कि भाई ब्राह्मण, फर्स्ट है ब्राह्मण, सेकंड है क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्र। 4 ऐसे ये वर्ण थे जो उनको लोगों को ऐसे बांट दिया गया था ये भी काम के हिसाब से ही, लेकिन फिर इसको जन्म के हिसाब से कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में बांटे गए थे लेकिन फिर इसको जन्म के हिसाब से कर दिया गया था कि भाई जो जहाँ जन्म लेगा वो उसी वर्ण में रहेगा, उसी कुल में माना जाएगा। तो ब्राह्मण होते थे वो वेदों का ज्ञान लेते थे और वेदों का ज्ञान लोगों को देते भी थे। ठीक है, उनको पढ़ने का था, स्टडी मतलब ब्राह्मण करते थे। फिर जो हवन वगैरह किए जाते थे, हवन में जो रिचुअल्स किए जाते थे वो सारे ब्राह्मण काम करते थे, इसके बदले में उनको गिफ्ट मिलते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो क्या करते थे, लड़ाई करते थे। ठीक है, जो युद्ध वगैरह करने हैं वो क्षत्रिय का काम था, वो लोगों को बचाते थे और अपना फिर शासन करते थे। तीसरा है वैश्य। ठीक है, वैश्य जो होते थे उसमें कौन कौन थे, फार्मर्स, किसान थे, जो पशुपालन करते थे और जो व्यापार करते थे, ये तीनों वैश्य में सम्मिलित किए गए थे। फिर शूद्र हैं जो इन तीनों की सिर्फ सेवा करते थे, बाकी कोई रिचुअल फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, उनको ना वेदों का ज्ञान लेने का अधिकार था और ना और कुछ, इनकी सेवा करने का था, जो बाकी 3 वर्ण थे। इसके बाद है कि जो औरतें थी वो शूद्र की कैटेगरी में थी उस टाइम पे।
ठीक है। क्यों थी वो? वैसे नहीं कि भाई उनको इसलिए थी कि उनको वेदों का ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था। शूद्रों की तरह ही उनको भी वेदों का ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था, कोई रिचुअल परफॉर्म्स करने का अधिकार नहीं था, तो औरतों को शूद्र की कैटेगरी में डाला गया था। फिर है कि भाई ये जो है ये बर्थ के हिसाब से मैंने बोला, जो जहाँ जन्म लेता था उसी कुल में उसको डाल दिया जाता था। तो इस हिसाब से इनका ये जो वर्ण सिस्टम था वो चल रहा था। फिर है इसके बाद क्या है कि भाई जनपदाज, ठीक है, जो अश्वमेघ जो यज्ञ करके शक्तिशाली जो राजा बन रहे थे वो अपने जो क्षेत्र को क्या बोल रहे थे, तो वो जनपद बन गए थे उस टाइम पे, जनपद, ठीक है। तो जनपद क्या होता था, मतलब जना से पहले क्या था, ऋग्वेद के टाइम पे जना, ठीक है, जना का मतलब है पीपल, मतलब के लोग, ठीक है। जनपद क्या होता था, वो जमीन जहाँ पे वो लोग रहते हों, ठीक है। फिर ग्रुपिंग होने लगी थी, जहाँ पे जो ज़्यादा वो ज़्यादा क्या हो गए थे, जनपद, जो स्टेट था वो जनपद में डिवाइड ऐसे ऐसे हो गया था, ठीक है। तो जनपद का मीनिंग मैंने बता दिया, ए लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल्ड, मतलब कि जहाँ पे वो लोग रहते थे जो उस राजा को, शक्तिशाली राजा को अपना राजा मान चुके थे, तो उसको जनपद बोला जाने लगा था। उसके बाद देखते हैं, फिर है कि उस जनपद की, अगर उन जनपद की जब हम बात करते हैं, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कई जनपद में फाइंड आउट किया कि वहाँ के लोग क्या क्या करते होंगे उस टाइम पे। तो पुराना किला है जो वो भी जनपद के टाइम का मिला है, और हस्तिनापुर है एक मेरठ के आसपास, ठीक है, हस्तिनापुर, तो वो भी जनपद के टाइम का ही मिला है। तो वहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला है, उन्होंने पाया है कि वो लोग कैसे रहते थे हट में, और कैटल्स को वो पालते थे, ठीक है, पशु पालते थे, मवेशियों को, ठीक है। उसके बाद क्रॉप्स कौन से उगाते थे जनपद के टाइम पे, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसेम, मस्टर्ड, ठीक है, ये पूछ लेते हैं, तो ये फसल उगाते थे। और मेन क्या है, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि जो जनपद के टाइम के लोग हैं वो अर्थन पोट, मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और उनका कलर क्या होता था, ज़्यादातर का कलर ग्रे होता था, लेकिन कुछ का कलर रेड भी होता था, ठीक है, ये पूछते हैं ऐसे। फिर है कि भाई उस पे जो मिट्टी के बर्तन जो बनाते थे उस पे डिज़ाइन किस तरीके के करते थे, वो सिंपल लाइंस में और ज्योमेट्रिक पैटर्न में उस बर्तन पे जो डिज़ाइन होते थे वो थे। आगे देखते हैं, फिर जनपद की बात होने के बाद आ जाते हैं, उसके आसपास का जो टाइम है वो महाजनपद आज का था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो जनपद, मतलब जनपद से महाजनपद बने हैं ना, तो जो जनपद ज़्यादा शक्तिशाली होते गए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते गए, उसको फिर महाजनपद आज बोला गया, बाकी के जो थे वो जनपद में ही रह गए। अब महाजनपद की देख लेते हैं कि भाई वो कैसे कैसे होने लगे थे। फिर महाजनपद के टाइम पे जो राजा थे वो क्या क्या करने लगे थे। तो महाजनपद के टाइम पे उनकी अपनी राजधानी, ठीक है, राजधानी बनाने लगे थे। राजा अपनी राजधानी, एक शहर को, एक जगह को राजधानी घोषित करने लगे थे। जो उनके किले थे, जो उनका अपना जो साम्राज्य था, वो किंगडम जो स्थापित कर रहे थे, उसको फोर्टिफाइड करने लगे थे, मतलब कि किलाबंदी शुरू हो गई थी। वो किलाबंदी क्यों कर रहे थे, एक तो क्या था कि उनको ये पता रहे कि भाई मेरा इलाका इतना है। दूसरा क्या था कि फोर्टिफाइड जगह पे ही, वो किलेबंदी में ही वो अंदर अपनी जो जनता थी उनके जो, वो उसको रखते थे, ठीक है, उस पर उनको अच्छे से फिर कंट्रोल भी रहता था। तो तीसरा वो अपने आप को क्या दिखाते थे कि भाई हम इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं। चौथा भाई सिक्योरिटी पर्पस तो मेन था ही कि भाई दूसरा जो राजा था वो आक्रमण ना करे। तो इस वजह से वो अपने इलाके को फोर्टिफाइड करने लगे थे। फिर आर्मी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, एक प्रॉपर आर्मी, मतलब सेना की जो टुकड़ी थी वो प्रॉपर हो गई थी उस टाइम पे, मेंटेन अच्छे से हो गई थी। ये नहीं था कि भाई राजा को जस्ट जो फॉलो कर रहा है वो राजा के लिए कुछ भी करेगा, मतलब लड़ाई करने के लिए एक आर्मी भी तैयार कर दी गई थी, ठीक है।
क्योंकि उस टाइम पे लड़ाई बैटल तो ये होते ही थे ना, एक राज्य को जीतने के लिए ये तो शुरू हो ही चुके थे अच्छे से। फिर जो आर्मी बनाई गई थी उसके सैनिकों के लिए प्रॉपर उनको रेगुलर सैलरी मिलने लगी थी महाजनपद के टाइम पे। फिर कुछ पेमेंट बोल रहे हैं कि पंच मार्क्ड कॉइन आ गए थे। ये पूछा जाता है कि पंच मार्क जो कॉइन है, जो पंच किए हुए सिक्के हैं, वो किस टाइम पे आए थे? तो वो महाजनपद के टाइम पे आए थे और ये मोस्टली सिल्वर के होते थे, सिल्वर के, ठीक है, सिल्वर के होते थे और इनको ऐसे पंच कर दिया जाता था। तो वो मतलब सैनिकों को पंच मार्क सिक्के भी कुछ दिए जाते थे, रेगुलर सैलरी तो थी, कुछ पंच मार्क सिक्के भी दिए जाते थे। फिर क्या हुआ था, महाजनपद के टाइम पे रेगुलर टैक्स शुरू हो गया था। ये है इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कितने तरह के टैक्स हैं। अब हम देखते हैं कि भाई कितने तरह के टैक्स शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो 1/6 भाग था जो क्रॉप्स पे लगता था, मतलब जो फसल उगाई गई है उसका 1/6 भाग मतलब कि उनको राजा को देना होता था, और उसको भाग और शेयर कहते थे। इस टाइम पे महाजनपद के टाइम का जो मैं बता रही हूँ ये सारा महाजनपद के टाइम का है। फिर क्राफ्ट जो पर्सन थे, स्किल्ड पर्सन जो होते हैं, मतलब कि अपने कारीगर, ठीक है, तो उनसे क्या लिया जाता था, उनसे मंथ में एक दिन उनका ले लिया जाता था कि उनको राजा के लिए काम करना पड़ेगा। उनसे लेबर के फॉर्म में टैक्स लिया जाता था, ठीक है, पैसे उनसे नहीं लिए जाते थे। उनके ये था कि भाई एक दिन तुम राजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनके वहाँ पे काम करे हुए, महीने में एक दिन। फिर जो पशुपालन वाले थे, ठीक है, उनसे क्या लिया जाता, उनसे या तो पशु ले लिए जाते थे भाई, या पशुओं के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता था, दूध घी जो था वो ले लिया जाता था, ठीक है। फिर और देखते हैं किससे क्या लिया जाता था, गुड्स मतलब कि चीज़ों पे भी जो टैक्स था वो शुरू हो गया था। तो चीज़ों पे टैक्स क्या रहेगा कि भाई तुम्हारे वहाँ पे जो चीज़ें हैं हमें वहाँ से ट्रेड करने दो, ठीक है। और ये मतलब ट्रेड के थ्रू वहाँ से जो टैक्स था ये शुरू हो गया था कि भाई तुम्हारे यहाँ पे अगर पानी है, मतलब ये किसी के वहाँ पे चाहे पानी हो, किसी के यहाँ वहाँ पे चाहे लकड़ी ज़्यादा हो, तो ऐसे ट्रेड के थ्रू चीज़ें शुरू हो गई थी, तुम यहाँ से वो ले लो, हम तुम्हें वो दे देंगे। तो चीज़ों पे जो टैक्स था वो ट्रेड के थ्रू था। फिर हंटर्स और गैदर्स जो मतलब के शिकारी थे और जंगलों से जो चीज़ें इकट्ठे करने वाले थे, उनके थ्रू उनसे भी कुछ ना कुछ लिया जाता था। उनसे मोस्टली जो, क्योंकि ये क्या हुए, वे फॉरेस्ट से रिलेटेड हुए, तो उनसे जंगल से रिलेटेड जो चीज़ें, भाई कोई शिकार करके कोई लेके आ रहा है तो वही शिकार करके जो स्किन, भाई शिकार किए हुए जो एनिमल्स की स्किन थी वो ले ली जाए, या लकड़ी ले ली जाए फॉरेस्ट से, तो ऐसी ऐसी चीज़ें उनसे भी राजा क्या करते थे, ले लेते थे। फिर है कि भाई महाजनपद के टाइम पे एग्रीकल्चर में, कृषि में क्या क्या चेंज हुए हैं, ये भी जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि 2 मेन चेंज हुए थे। क्या हुए थे कि भाई एक तो आयरन के, भाई लोहे के जो खेत जोतने के जो हल थे वो लोहे के शुरू हो गए थे बनाने, लकड़ी की बजाय लोहे में कन्वर्ट हो गए थे। और एक क्या हुआ था, पैडी होता है राइस की खेती को पैडी बोलते हैं। तो जो राइस की खेती थी वो ट्रांसप्लांटिंग सिस्टम में होने लगी थी, ठीक है। उसको ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है कि भाई एक जगह की चीज़ें उखाड़ के दूसरी जगह उसको प्लांट कर देते हैं, ठीक है, उसको ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। तो जो पैडी का जो खेत था उसमें पहले बीज ऐसे बिखेर के खेती की जाती थी, लेकिन उस सिस्टम को चेंज कर दिया गया। उसको क्या किया, उसको छोटी छोटी सैपलिंग उसके पौधे बना के एक उसमें, और फिर दोबारा से उनको निकाल के और दूसरी जगह पे ऐसे लगा के खेत में अच्छे से, जिससे कि उसका प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया था, ठीक है। पैडी का प्रोडक्शन फिर बढ़ गया था उस टाइम पे। तो महाजनपद के टाइम पे एग्रीकल्चर में 2 चेंज हुए थे। फिर महाजनपद में भी अगर बात करें, बहुत सारे महाजनपद बने जैसे स्टेट में, तो फिर महाजनपद में भी मगध जो महाजनपद है वो इम्पोर्टेंट बना। वो कब बना, लगभग उसको 200 साल लग गए इम्पोर्टेंट बनने में, ठीक है, बड़ा बनने में, इम्पोर्टेंट बन। तो उसको इम्पोर्टेंट बनने में ऐसा क्या था कि वो इम्पोर्टेंट बना, वहाँ से क्या था कि भाई नदियाँ बहती थी, ठीक है। मेन नदी का नाम दे रखा है गंगा और सोन। गंगा इसकी सहायक नदी है, सोन, ठीक है, यमुना की भी सहायक नदी है सोन नदी।
तो वहाँ से वो फ्लो कर रही थी। तो नदियाँ हमारे अपने साथ क्या लेके आती हैं? नदियाँ अपने साथ मलबा लेके आती हैं, जिससे क्या होता है कि जो लैंड है, ज़मीन है, जो वो फर्टाइल ज़्यादा होती है। तो ज़मीन जो फर्टाइल होएगी तो कृषि अच्छी से होएगी। तो ये सिस्टम भाई इसकी वजह से क्या हुई, लैंड वहाँ की क्या हो गई, फर्टाइल हो गई। फिर जो मगध का एरिया था वहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा था। फॉरेस्ट कवर था तो फॉरेस्ट में एलिफेंट रह रहे थे उस फॉरेस्ट में। वहाँ से एलिफेंट को पकड़ के अपनी आर्मी के लिए क्या कर रहे थे, वो लोग ट्रेंड कर रहे थे। तो वहाँ से उनको वो भी बेनिफिट हो गया। फिर वहाँ पे क्या हुआ, फॉरेस्ट तो था ही, तो फॉरेस्ट से और लकड़ी भी ले रहे थे वो, ठीक है, जिससे उनके घर बनाने में या रथ बनाने में, कार्ड्स जो बना रहे थे उसमें हेल्प हो रही थी। तो मतलब कि ये बता रखा है कि भी जो मगध था वो इम्पोर्टेंट क्यों बना, क्योंकि उसके पास बहुत सारे, मगध जो महाजनपद था उसके पास बहुत सारे जो साधन थे वो अवेलेबल थे। फिर आयरन की जो खान थी वहाँ पे वो भी हेल्पफुल रही थी। कच्चा जो लोहा निकल रहा था उससे वो अपने हथियार बनाने में, स्ट्रॉन्ग हथियार बनाने में कामयाब हो सकते थे। तो इस वजह से ये जो महाजनपद था, मगध महाजनपद, वो स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर वहाँ के दो पावरफुल रूलर्स की बात की गई है, एक है बिंबिसारा, एक है अजातशत्रु, ठीक है। तो बिंबिसारा अगर दो पूछे, ठीक है, एग्जाम में अगर दो पूछें तो बिंबिसारा और अजातशत्रु देना है, लेकिन अगर तीन पूछें तो एक और था जिसका नाम थर्ड उसमें आता है, मोर पावरफुल में आता है कि भाई महापद्मानंदा भी था, ठीक है। इसका क्यों आता है, क्योंकि इसने अपना जो इलाका है ना वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है। मगध कहाँ पड़ रहा था, मगध बिहार में, ठीक है, जो अभी बिहार हमारा स्टेट है वहाँ से मगध पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट की तरफ फिर क्या कर रहा था, ये जो पद्मानंदा है ये यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए इसका नाम भी, अगर तीन पूछें तो ये तीन है, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंदा, ठीक है। अगर दो पूछें तो वही है। फिर उनकी जो कैपिटल थी, मगध की जो कैपिटल थी वो कौन थी, वो थी राजगृहा, जो आज के ज़माने में बिहार में राजगीर के नाम से अभी भी वो जगह है, ठीक है। उस टाइम पे उसको राजगृहा बोलते थे। वो कई सालों तक जो कैपिटल रही है वो राजगृहा थी मगध की। उसके बाद जो चेंज हुई है वो पाटलिपुत्र, ठीक है, पटना, जो अभी पटना है वो पाटलिपुत्र, उसमें चेंज हुई थी। फिर एक आता है नाम अलेक्जेंडर, 2300 साल के आसपास, मैंने बता रहे हैं 2500 साल पहले वो शुरू हुआ था महाजनपद का सिस्टम। फिर 200 साल उसमें मगध है जो उसको स्ट्रॉन्ग बनने में लग गई। तो ये जो 2500-2300 साल के आसपास का जो टाइम है, 2500 से 2300 साल पहले का मतलब जो टाइम है, उसमें क्या था, अलेक्जेंडर नाम का एक शासक था जो यूरोप का था, मैकडोनिया, ठीक है, यूरोप के मैकडोनिया का रहने वाला था अलेक्जेंडर। वो क्या था, वो अपने आप को क्या विजेता, ठीक है, संसार का विजेता बनाना चाहता था, वर्ल्ड कन्क्वेयर। तो संसार का जब विजेता बनाना चाहता था तो वो ऐसे अपनी सेना को लेकर और ऐसे लड़ता हुआ विजय करता हुआ निकला है। तो इजिप्ट को उसने जीत लिया, इधर वेस्ट एशिया को जीत लिया, ठीक है। तो वेस्ट इजिप्ट को और वेस्ट एशिया को जीतते हुए वो आता है कहाँ पे, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही उधर, ठीक है। तो वहाँ क्या, ब्यास नदी के किनारे पे वो आता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, कौन सी नदी के किनारे पे आया है अलेक्जेंडर, ब्यास नदी के किनारे पे। फिर लेकिन उसके ब्यास नदी के किनारे से उसकी सेना ने आगे चलने के लिए मना कर दिया। वो क्यों किया, क्योंकि उसकी सेना ने सुन रखा था इंडिया के जो शासक थे उनके आर्मी के बारे में, कि भाई उनके पास जो पैदल आर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा है, रथ भी ज़्यादा है और हाथी भी ज़्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन एस्टेट में आया हुआ है कि जो अलेक्जेंडर की सेना थी उसने आगे चलने से क्यों मना किया था, ठीक है। तो ये बताना है कि भाई ये तीन ऑप्शन ऐसे दिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो वास्ट आर्मी ऑफ फुट सोल्जर और चैरियट्स और एलिफेंट, ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने ये सुन रखा था, इसकी वजह से उसकी सेना ने आगे चलने से मना किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में। फिर दूसरा जो महाजनपद था वो था वाजी, ठीक है। वाजी में अलग ही तरह की सरकार चल रही थी। मगध में तो शासक भी जो स्ट्रॉन्ग था, जो पावरफुल थे, वो चल ही रहे थे, राजा बन रहे थे।
उसके बाद जो वाजी में था सिस्टम अलग ही चल रहा था। वाजी क्या, उसकी कैपिटल थी वैशाली जो बिहार में ही थी, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा था, उस सरकार को डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी जिसको गणा और संघा, ठीक है, गण और संघ, ठीक है, ये बोला जाता था गण या संघ। इसका मतलब क्या था, गण का मतलब था ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। गण का मतलब अगर मीन्स पूछ लेते हैं, ठीक है, कि वाजी में जो चल रही थी उसमें गण का क्या मतलब है, तो गणा का मतलब था ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स, संघा का मतलब के ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या था कि वहाँ के जो लोग थे एक शासक नहीं कर रहा था, ठीक है, एक राजा वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे रूलर्स थे, और वो आपस में बैठकर असेंबली में, कहाँ बैठ रहे थे वो थी असेंबली, ठीक है, आपस में असेंबली में बैठकर सभी राजा और वो डिसीजन लेते थे, ठीक है। अगर कोई जो दुश्मन है उन पर अटैक कर रहा था तो वो कोई भी राजा डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा था, पहले असेंबली में बैठकर डिस्कशन होता था, ठीक है, डिबेट होता था, फिर डिसीजन लिया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही थी वाजी में। लेकिन जो असेंबली थी, वाजी में जो असेंबली होती थी उसमें औरतों को, दास को और कमाकाराज को, इनको अलाउड नहीं था असेंबली में पार्टिसिपेट करना। पूछ लेते किस किस को अलाउड नहीं था, तो औरतों को, दासों को और कमाकाराज। कमाकाराज को किसको बोला जा रहा है उस टाइम पे, जिसके पास जो लैंडलेस है, ठीक है, और जिसके पास कम जमीन है, स्मॉल प्लॉट है जिसके ज़मीन के, ठीक है, तो उसको कमाकाराज बोला जा रहा था। तो इन तीनों को असेंबली में पार्टिसिपेट करने का अलाउड नहीं था। फिर ये सारा सिस्टम जो वहाँ पे चल रहा था तो वो बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा था। इसकी वजह से क्या है कि भाई बहुत सारे जो, जैसे मगध का है, मगध के साम्राज्य वाले जो राजा थे तो उन्होंने भी अटैक करने की वाजी पे कोशिश की है, लेकिन वो क्या रहे हैं, इतना जल्दी किसी ने भी उसको अटैक नहीं कर पाए हैं, कोई भी उसको जीत नहीं पाया था, क्योंकि उसमें सिस्टम बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा था। फिर क्या हुआ कि वाजी में 1500 साल पहले संघ को किसने जीता है, गुप्ताज ने, ठीक है। ये था इसका लास्ट टॉपिक वाजी जो महाजनपद का था, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है, और मैं अभी एचटेट का जो है नोटिफिकेशन वो आउट हो गया है। अभी एमसीक्यूज के भी सीरीज आपको खूब मिलेंगी, और चैप्टर भी, एक चैप्टर तो डेली ऐसे भी मिलेगा ही, ठीक है, कंसेप्ट के साथ भी, क्योंकि कंसेप्ट में क्या है ना, हमारा सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज भी डाल लेंगे। तब तक आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।